राम राम सभी को। आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं अपने जेई और एसडी की तैयारी का। इसके अंदर अपने क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल को देखेंगे। ये रहे आपके कुछ भयंकर क्वेश्चंस, इसको करेंगे। तो पहले ना क्या कहते हैं, ये क्वेश्चंस को करने से पहले हम थोड़ा सा ना डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल क्या चीज़ है। ठीक है, देखो सबसे पहले समझो कि क्लासिफिकेशन के अंदर अपने पास ना दो चीज़ होती है। सोयल के अंदर ना मेनली हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो दो चीज़ों के बेस पे करते हैं। एक तो कोर्स ग्रेन सोयल हो गई है और एक हो गई अपनी फाइन ग्रेन सोयल। कोर्स ग्रेन सोयल के अंदर भी दो तरीके की सोयल निकल के आती है, जो ग्रेविली होती है, ठीक है, जिसे तुम रोडी वगैरह कहते हो। फिर उसके बाद आती है सैंड, थोड़ी सी कम, मतलब कि रेत सा जो तुम कहते हो, उसको हम कहते हैं सैंड। और फिर आ जाते हैं फाइन ग्रेन सोयल। फाइन ग्रेन सोयल के अंदर सिल्ट, सिल्ट का मतलब रेती, जो तुम्हारी रेती होती है यूज घर बनाने में, वो सिल्ट कहलाती है। और तुम्हारी वही क्ले जो कुम्हार यूज करता है, टेराकोटा क्ले हो गई, चाहे चाइना क्ले हो गई, वे सब जो क्ले होती है उनके अंदर ये वाली चीज़ आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, फाइन होती है। तो अपनी जो मेनली हो गई कोर्स और फाइन ग्रेन के अंदर क्लासीफाई हो जाती है सोयल। अब देखो जो तुम करते हो ना सीव एनालिसिस क्लासिफिकेशन करने के लिए, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सीव एनालिसिस। एक और होता है एयर परमेबिलिटी मेथड। तो जो मेनली हम सीव एनालिसिस करते हैं उसके अंदर ना लगभग 80 से लेके और तुम्हारी 75 माइक्रोन तक रहती है सीव उसके अंदर। और उसके अंदर हम अपना क्या करते हैं, सोयल का सैंपल लेते हैं और उसको देखते हुए कितने पे रुक गया या कितने तक चला गया, और उसके हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद अब तुम सोचो 75 माइक्रोन के बाद क्या होता है कि ना रिसीव के अंदर हम कर नहीं सकते। उसके बाद हम सेडिमेंटेशन करते हैं, उसके अंदर वो फाइनर के अंदर आ जाती है। अब एक बार ये चीज़ समझ लो कि हम 80 के बाद जब सीव एनालिसिस करते हैं, जो 4.75 की सीव आती है एक बीच में, उससे पहले अगर तुम्हारी सोयल रुक जाए, उससे पहले कि जितनी भी सोयल रुक गई वो किस चीज़ की कैटेगरी में आ जाएगी, ग्रेवल्स की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, ये ग्रेवल होंगे जो 4.75 से ऊपर रुक जाए सोयल। जो ये होते हैं, ये कंकड़ पत्थर होते हैं एक तरीके से। और जो 80 से ऊपर रह गए, अब बाई चांस तुम पूछोगे भाई सोयल तो कुछ भी हो सकता है, देखे पूरा का पूरा पहाड़ हो गया, वो भी एक सोयल होता है, वो भी सोयल के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, वहीं से ही सोयल बनती है। जो 80 से बड़े हो गए उससे कहते हैं कोबल्स। इन्हें जो 80 के हो गए ना, इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें ग्रेवल्स मत कह देना, ये होते हैं कोबल्स होते हैं, ये कोबल्स होते हैं। ठीक है, और अगर 80 से भी बड़े की अगर मैं बात करूं, जो 300 से भी बड़े हों, उसे ना बोल्डर्स कहते हैं, बोल्डर्स यूज होते हैं। ठीक है, उन्हें बोल्डर्स कहते हैं। कई एक आधी बार आ जाता है, बता दी तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए। वैसे देखा जाए तो जब अपनी 4.75 से ऊपर जो भी सिस्टम रुक जाए उसे हम कहते हैं ग्रेवल। और 4.75 के बाद जो पास हो जाए, 4.75 की सीयू में से जो पास हो जाता है और 75 माइक्रोन से पहले रुक जाए, उसे हम कहेंगे सैंड। ठीक है, मतलब हम अगर मैं इनकी भाषा में बोलना चाहूँ तो ये 75 माइक्रोन सीयू पे रिटेन हो जाते हैं जो भी सोयल, उसे हम कहते हैं सैंड। और जो 4.75 की पे रिटेन हो जाती है सोयल, उसे हम कहते हैं ग्रेवल। और अगर 75 माइक्रोन से तुम्हारी पास हो जाए, ये फाइन सीव होती है भाई, ये फाइनर के अंदर आ जाती है, फाइन सी हो जाती है। और इसमें से भी अगर पास हो जाता है तुम्हारा सिस्टम, तो क्या हो जाता है, यहाँ से ये सिल्ट और क्ले में क्लासीफाई हो जाती है। ठीक है, अगर इसमें से भी पास हो जाती है। अब देखो कई बार ये तो होता नहीं कि सारी की सारी सैंड जो अपनी धरती पे है वो या तो सारी ग्रेवल ही है या सारी सैंड ही है। मतलब तुमने सीयू में डाला तो सारी की सारी सैंड आके 75 माइक्रोन पे रुक गई, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ सैंड नीचे भी जाएगी, कुछ सैंड में ग्रेवल्स होंगे जो यहाँ भी रुक जाएंगे। तो इस बिहाफ पे हमने इसको क्लासीफाई करना है। मेन चीज़ यही है कि सैंड के अंदर हर साइज का पार्टिकल होता है, जब भी तो उसे हम वेल ग्रेडेड कहते हैं। देखो वेल ग्रेडेड का मतलब भी यही है कि सैंड के अंदर हर तरह का पार्टिकल होना, जिसकी वजह से ना उसके अंदर इंटरलॉकिंग अच्छी हो जाती है और उसके अंदर वाटर हेल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हर तरह के पार्टिकल होंगे तो। अगर एक ही तरह का पार्टिकल होगा ना, उसके अंदर कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होगी, इंटरलॉकिंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए उसके अंदर हर तरह के पार्टिकल्स होने चाहिए, डिफरेंट साइज के। जितने ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स वेरी करेंगे ना, अलग अलग साइज के, उतनी अच्छी अपनी सोयल होएगी। ठीक है, तो इसीलिए ना हमने क्या करा, जो अगर ना एक चीज़ बनाई, क्या चीज़ बनाई कि ना अगर तुम्हारी 50% से ज़्यादा कहीं भी सीयू पे रुक जाता है सामान, जैसे कि तुमने यहाँ सीयू डाली और 50% से ज़्यादा तुम्हारी 4.75 पे रिटेन कर गया सोयल का सैंपल, तो इसका मतलब अगर 50% से ज़्यादा कर दिया तो वो ग्रेवली है, ग्रेवल है वो। ठीक है, अगर ऐसा होता कि भाई 40% तो यहाँ रुक गया, बाकी का बचा था वो 75 माइक्रोन पे रुक गया, तो ऐसा नहीं कह देंगे हम कि ग्रेवली हो गया, नहीं, क्योंकि वहाँ 50% से कम रुका है। तो अगर यहाँ पे 60% रुक गया तो हम क्या कहेंगे, ये सैंड हो गया फिर।
75 माइक्रोन से पहले रुक जाता है। तो अगर क्या होएगा, अगर अपना 50% से ज़्यादा ही पास कर जाता है 75 माइक्रोन से, तो वो तो भाई फाइन सॉइल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फाइन सॉइल के अंदर हमने क्या क्लासिफिकेशन बनाया, वो हमने प्लास्टिसिटी चार्ट होता है कि उसकी बिहाफ पे हम उसको डिफाइन करते हैं कि वो चीज़ सिल्ट है या क्ले है। ठीक है, उस चीज़ पे करते हैं हम। तो पहले तो ये चीज़ समझो, इनको ना हम किसी नाम से पुकारते हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि भाई हाँ भाई ग्रेवल है, क्योंकि पूरी की पूरी सॉइल ग्रेवल हो नहीं सकती। मैंने तुम्हें बताया उसके अंदर अलग अलग सैंड भी होती है भाई, क्ले भी होती है, कुछ प्रोपोर्शन, कुछ ग्रेवल भी होता है। तो इसी बिहाफ पे हमने उसको कुछ नाम दिया अलग अलग तरह का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो अपन ग्रेवल्स होते हैं उसे हम जी से डिनोट करते हैं, सैंड को एस से, सिल्ट को एम से, क्ले को सी से, ऑर्गेनिक जो सॉइल होती है उसको ओ से। और अगर मैंने बताया कि वेल ग्रेडेड का मतलब जिसमें हर तरह के पार्टिकल्स हो, तो उस तरीके से वेल ग्रेडेड को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और पुअरली ग्रेडेड को पी से। एक और चीज होती है गैप ग्रेडेड, वो उसको जी से करते हैं पर वो आता नहीं है। गैप ग्रेडेड का मतलब होता है कि मान लो कि उसके अंदर 4.75 mm के पार्टिकल्स हैं 30-40% और फिर सीधा सीधा एकदम 75 माइक्रोन के बीच वाले गायब हो रहे हैं, तो कुछ इस टाइप की सॉइल को कहते हैं अपन गैप ग्रेडेड। ठीक है, तो क्या होता है कि अब हमने ना सॉइल को क्लासीफाई कराया है कुछ नामों से, कि जैसे कि तुमने सुना हो जी डब्ल्यू सुना हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अगर तुमने सुना हो एसपी, इसका क्या मतलब है? एसपी का क्या मतलब है? तो पुअरली ग्रेडेड सैंड। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासीफाई करा है। तो कैसे कैसे करा है, एक और चीज समझो इससे पहले कि जो तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है वो क्या चीज है भाई। ये दो चीज है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ये क्या बताते हैं? ये तुम्हें बताते हैं कि सॉइल कितनी वेल ग्रेडेड है, कितनी पोरली ग्रेडेड है। बस सिंपल इनका काम ये, इसका काम है सिर्फ किसमें, कोर्स सॉइल के अंदर। ये ग्रेवल्स और सैंड की वेल ग्रेडेड है कि नहीं है या पोरली ग्रेडेड है कि नहीं है, ये चीज बताते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है उसका क्या फॉर्मूला है, D60/D10। ये D60 और D10 क्या चीज है देखो अगर इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें D60 या D10 की वैल्यू दी होगी या D30 की वैल्यू दी होगी। ठीक है, वैसे D60 का मतलब होता है कि 60% पार्टिकल फाइन्स है, मतलब 60% पार्टिकल्स है वो फाइन है, इतने से इतने डायमीटर के या इतने से इतने साइज के। ये साइज बताती है ये चीज। ठीक है, कि इतने परसेंट पार्टिकल, 60% पार्टिकल इसमें, 10% पार्टिकल्स फाइन्स है। ठीक है, इसमें 30% पार्टिकल्स फाइन्स है। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइज बताता है कि इतने फलाने नंबर का पार्टिकल इतना परसेंट मौजूद है इस सॉइल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज बता दिया। इसकी मदद से हम क्या बताते हैं कि अपनी जो सोयल है वो कितनी वेल ग्रेडेड है, पुअरली वेल ग्रेडेड है, कैसी वेल ग्रेडेड है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में पता चल जाता है, तुम्हें ये भी पता चल गया। अब आगे समझो कि हमने कोर्स ग्रेन सोयल है ना उसको क्लासीफाई किस बिहाफ पे करा हुआ है। देखो पहला केस आ जाता है, देखो इसके अंदर कि अगर तुम्हारे जो फाइन्स है, फाइन्स का क्या मतलब हो गया, जो 75 माइक्रोन से कम की जो सोयल है, अगर वो 5% से कम है तुम्हारी सोयल के अंदर, पूरे सोयल के मास के अंदर, तो उसको हमने किस तरीके से क्लासीफाई करा है कि जो ग्रेवल्स होगा। देखो भाई, अगर तुम्हारी 5% से कम फाइन्स है तो यहाँ पे फाइन्स का कोई रोड़ा है ही नहीं। यहाँ पे हम ये वाले शब्द लाएंगे ही नहीं, एम सी ये वाले शब्द लाएंगे नहीं, सिल्ट और क्ले की यहाँ बात होएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे फाइन्स है वो बहुत कम है। ठीक है, तो जहाँ पे फाइन्स 5% से कम होंगे तो वहाँ पे सिर्फ तुम्हें ग्रेवल्स की और सैंड की बात करनी है। ठीक है, और किसी की बात करनी नहीं है, बस ग्रेवल और सैंड की बात हो गई। तो उसमें दो ही चीज देखनी है तुम्हें, या वो वेल ग्रेडेड है, क्या वो पुअरली ग्रेडेड है। वो चीज हम कैसे देखेंगे, मैंने तुम्हें बताया, वो चीज देखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से। तो तुमने देख लिया, हमने सीव एनालिसिस करा, हमें पता चला ले भाई अपनी जो फाइनेंस है वो 5% से कम है, तो इसका मतलब या तो वो सोयल सैंड है या वो ग्रेवल है। वो भी हमने देख लिया सीव एनालिसिस करके। अगर 4.75 mm पे अगर रुक जा रहा है सौदा टैक्स 50% से ज्यादा, तो वो ग्रेवल है। अगर वो पास हो जाता है 4.75 mm से और 75 माइक्रोन पे जाके रुक जाता है, उससे पहले रुक जाता है, तो वो अपनी सैंड है। ये चीज तुम्हें पता चल गई। ठीक है, फिर तुमने देखा भाई अब कैसे पता करे भाई वेल ग्रेडेड है कि पुअरली ग्रेडेड है। तो क्या करा हमने, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर निकाला, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था उससे। अगर वो 4 से ज्यादा आता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अगर 4 से ज्यादा आता है और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में आता है, तो तुम्हारा भाई वो वेल ग्रेडेड है। ठीक है, तो तुम्हारा वेल ग्रेडेड है अगर तुम्हारी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है। अगर 4 से ज्यादा आ जाता है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी किसके अंदर, ग्रेवल्स के अंदर, और 1 से 3 के बीच में आ जाता है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, तुम्हारा वेल ग्रेडेड है ग्रेवल। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि जो तुम्हारी वैल्यू है, चाहे वो CU की वैल्यू चाहे वो CC की वैल्यू, कोई सी भी एक वैल्यू अगर सेटिस्फाई नहीं होती है इनमें से, तो तुम्हारा पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा। मान लो तुम्हारा CU आ गया 2, ठीक है,
तो और सी सी आ गया तुम्हारा 2, ये मतलब ये वाली तो सेटिस्फाई हो गई, ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो भी तुम्हारा पुअरली ग्रेडेड होगा। दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए जब तुम्हारा वो वेल ग्रेडेड होगा, ठीक है। फिर आ जाती है बात तुम्हें भाई सैंड में भी आ गई। सैंड में क्या है, बस 4 की जगह 6 हो जाएगा। अगर तुम्हारा 6 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में आ रहा है तो तुम्हारा वेल ग्रेडेड सैंड है। अगर नहीं हो रही कोई सी भी सेटिस्फाई, एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो पुअरली ग्रेडेड है, ठीक है। इसमें क्या है, अब देखो सेकंड केस आ जाता है जिसके अंदर अपनी जो फाइन्स है अगर 12% से ज़्यादा तुम्हारे 75 माइक्रोन से पास हो जाती है। जैसे कि तुमने सोयल का एक सैंपल लिया था, उसमें से तुमने जब सीव एनालिसिस करा तो पता चला 75 माइक्रोन से भी पार हो गए कुछ सोयल के पार्टिकल्स, वो 12% से फालतू थे। मान लो 15% पास हो गए, फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर तुम्हें अपनी ग्रेडेशन के अंदर, अपनी नोमेनक्लेचर के अंदर इसके तो सिल्ट या कले का जिक्र करना ही करना पड़ेगा। नहीं तो भाई हो जाएंगे, नाराज नु कहेंगे हमारा दबदबा है 12% से फालतू, तो हमारा नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो तुमको इनका नाम लिखना पड़ेगा। अब कैसे लिखेंगे, मतलब कि तुम्हें ये पता चल गया कि 50% से फालतू तुम्हारी जो भी सोयल पार्टिकल्स है वो 4.75 माइक्रोन पे रुक गए हैं, ठीक है। रुक गए हैं तो इसका मतलब वो हो गए ग्रेवल। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा, वो सिल्ट के लिए है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टिसिटी चार्ट। देखो भाई ये है तुम्हारा प्लास्टिसिटी चार्ट। ये मेनली किस लिए, ये मेनली तुम्हारी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद। पहले बस इतना समझ लो, इस लाइन की हम एक वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू अगर वो वैल्यू इस लाइन से ऊपर आ गई तो वो क्ले हो जाती है, इस लाइन से अगर नीचे जाती है तो वो सिल्ट हो जाती है। तो उसी तरीके से या तो तुम्हें देखो क्वेश्चन के अंदर ना ये लिखा मिलेगा, हमने ना उसके अंदर जो देखो क्वेश्चन में किस तरीके से होता है, इस तरीके से लिखा होता है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि जो तुम्हारा सैंपल है ना उसके अंदर ना क्ले 12% से ज़्यादा है, ऐसा लिख देगा, क्ले 12% से ज़्यादा है, ठीक है। और तुम्हारी जो सोयल है वो 4.75 पे रिटेन हो चुकी है, तो बता दो उसका क्या नाम है। ऐसे ऐसे पूछ लेगा, सिंबल का क्या नाम दोगे तुम, तो तुम्हें वहां देना है। अगर तुम्हें पता चल गया वो क्ले है तो सी से डिनोट करते हैं और तुम्हारा वहां पे जी तुम्हारा ग्रेवल के लिए आ जाता है। बच्चे कहाँ फंसते हैं, देखो बच्चे पता है कहाँ फंस जाओगे तुम फंस जाओगे कि भाई इसका नाम पूछ लिया तुमसे कि बताओ इस जीसी का मतलब क्या है, इस जीसी का नाम बताओ, फुल फॉर्म बता दो। तुम कह दोगे जी से ग्रेवल, सी से क्ले, ग्रेवली क्ले, हो गया। और यही तुम्हारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। यही खास बात है, क्ले और सिल्ट का कुछ दबदबा चलता है सिविल इंजीनियरिंग में। ये क्या करते हैं, इनको कहते हैं हमारा नाम तुमको लिखना तो है ही है, प्लस में पहले लिखना है। तो क्या करेंगे ये, तुम इसका नाम पता है क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लेई ग्रेवल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनके नोमेनक्लेचर के अंदर तुम्हारा जो सिल्ट का हो गया, क्ले का नाम होगा वो पहले लगता है, यहाँ पे सिल्टी ग्रेवल हो जाएगा, सिल्टी ग्रेवल, ठीक है। तुमने क्या करा, तुमको पता चल गया कि 50% से फालतू हमारी जो सोयल है वो 4.75 पे रुक चुकी है, तो तुमने ग्रेवल देख लिया। उसके बाद प्लास्टिसिटी चार्ट पे गए, वहां पे वैल्यू देखी, भाई अगर इस लाइन से ऊपर आ रही है तो तुम्हारी क्ले हो गया, इस लाइन से नीचे आ रही है तो सिल्ट का मतलब एम हो गया, और उसके पीछे लगाया है, पर बोलने में क्या आ रहा है कि सिल्टी ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल। तो बता दो इसका क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्लेई सैंड, सिल्टी सैंड, ऐसे बोलना है, ठीक है। सैंड में भी यही होगा। फिर तुमने भाई यहाँ सीव एनालिसिस करा, पता चला कि 75 माइक्रोन पे डट के पार्टिकल्स 50% से फालतू, तो तुम्हारी सैंड हो गई। बस तुम्हें यहाँ ये नहीं पता चल रहा है एम और सी क्या है, तो एम और सी प्लास्टिसिटी चार्ट पे जाओगे, पता चल जाएगा तुम्हें कि ये क्ले है या सिल्ट है, तो सी एम एस एम और सी एस सी लिख देंगे, सिंपल। एक क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों का, बहुत गलत था कि उसमें ना एस एम पूछा हुआ था, फुल फॉर्म इसकी पूछी हुई थी, उसके अंदर उन्होंने सब कुछ लिख दिया। एक ऑप्शन किसी ने टिक नहीं कर रखा था जिसके अंदर सिल्टी सैंड आएगा, तो सिल्टी सैंड होता है क्योंकि दोस्तों क्ले और सिल्ट का नाम पहले लिखा जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तुम नहीं समझ लो, ये लुगाई है, इनका नाम पहले आता है, ठीक है। सिल्टी सैंड, क्लेई सैंड, ठीक है। सैंड और ये ग्रेवल तो कुछ और ही है, इनका नाम बाद में आता है। फिर कुछ इसी तरीके से तुम्हारा ना केस 3 आ जाता है जिसके अंदर ये बीच का होता है, भाई तुम्हारी 5 और 12% के बीच में है फाइन्स, क्योंकि मैंने देखो पहले केस में बता दिया 5% से कम और दूसरे में बता दिया 12% से ज़्यादा, तो उनके बीच के तो रह गए भाई, वे कहाँ जाएंगे। तो ये बीच का समान होता है भाई। देखो ये बीच के समान में हम 2 तरीके के, भाई देखो तुम्हें पता है बीच के समान में क्या होता है, दोनों चीज़ आ जाती है, तो दोनों चीज़ के मतलब है कि दोनों ही नाम आ जाएंगे तुम्हारे। ये जी इसी तरीके से ना, देखो ये ग्रेवल्स का हो गया तुम्हारा, इसमें क्या होएगा
कि तुमको इसके अंदर ना कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी तो देखना ही देखना है, साथ में ये भी देखना है प्लास्टिसिटी चार्ट से कि वो सिल्ट है क्या क्ले है, तो ये चीज भी देखना है, जिसमें दोनों चीज का ज्ञान दे रहे हो तुम। ये भी बता रहे हो कि वेल ग्रेडेड है या पोरली ग्रेडेड है, ये भी बता रहे हो कि तुम क्ले है या सिल्ट है। वो कैसे बताओगे? पहले तो तुमने कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर देखा, यूनिफॉर्मिटी देखा, पता चला कि भाई वेल ग्रेडेड है, ठीक है, तो तुमने वेल ग्रेडेड लिख दिया भाई, डब्लू है, GW है। फिर तुमने देखा ले भाई इसमें तो भाई परसेंटेज जो फाइनर है वो 8% हो गया भाई, बीच का हो गया, अब क्या करें भाई, अब तो नाम लिखना पड़ेगा, नहीं तो रूस जाएंगे, क्ले और सिल्ट रूस जाते हैं। फिर क्या करा तुमने? प्लास्टिक चार्ट उठाया, उसमें देखा जो 8% अपना जो फाइनर्स थे उनकी जो वो जो लाइन हमने बनाई थी, ये वाली लाइन से ऊपर वैल्यू आ रही है कि नीचे, फिर पता चला भाई इससे तो नीचे वैल्यू आ रही है तुम्हारी, ठीक है, तो नीचे वैल्यू आ रही तो ये सिल्ट होगी, तो ये क्या होगी? ये सिल्टी ग्रेवल हो गए, तो इसको हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल एंड सिल्टी ग्रेवल, ठीक है। ये इस पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें उनके जो ऑप्शंस रहेंगे ना, तुम्हें ऑप्शन से ही आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तुमसे पूछ लेगा, नाम पूछ लेगा, बता दो क्या सिंबल है, इतने इजी रहते हैं। ऐसे देखो मुश्किल ऑप्शंस नहीं मिलेंगे पास की GWGM लिखा तो GWGC भी लिखा मिल जाएगा, ऐसे मिलेंगे GWGM SWSC, तो बहुत आसान रहता है। बस तुम इनके नाम समझ में आने चाहिए, इसका क्या मतलब है, S का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, ये सब याद कर लो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हमारा जो अगर हम फाइन ग्रेन सॉइल है उसको किस तरीके से क्लासीफाई करें। देखो सिंपली क्या है कि अपन है ना जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसको हम प्लास्टिसिटी चार्ट होता है, ये प्लास्टिसिटी चार्ट है तुम्हारा, ये इससे हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और तुम्हें ये बात को बिल्कुल ध्यान में बिठा लेनी चाहिए, जो तुम अपनी प्लास्टिसिटी चार्ट हो गया, ये लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया, जितने भी इंडेक्स मैंने तुम्हें कल बताए थे, या जितने भी मैंने तुम्हें लिमिट्स बताई थी, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक श्रिंकेज लिमिट, ये सभी चीज़ें हमारी फाइन सॉइल के लिए होती है, क्ले और सिल्ट के लिए। ये कुछ चीज़ है अपनी सॉइल के अंदर, ये क्ले और जो सिल्ट है ना, ये कुछ चीज़ है, इनके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है, इनको सारी चीज़ की फैसिलिटी मिली हुई है, तो इनके लिए अलग क्लासिफिकेशन भी बनाया हुआ है। तो ये प्लास्टिसिटी चार्ट बनाया गया था, इसके अंदर क्या है कि ये जो लाइन दिख रही है तुम्हें, इसे कहते हैं A लाइन, ठीक है, जो लाइन है ये तुम्हारी A लाइन। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसकी एक वैल्यू है A लाइन की, उसकी क्या वैल्यू है? ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है ना, इस Y एक्सिस पे तुम्हारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स है और X एक्सिस पे तुम्हारा लिक्विडिटी इंडेक्स है। तो इनकी ना प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने की ये जो वैल्यू है, A लाइन की वैल्यू है, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे निर्भर करती है, IP पे, ठीक है। तो IP पे निर्भर करती है, तो उसके लिए एक वैल्यू बना दी भाई, कैसे पता चले क्या वैल्यू आएगी A लाइन की। तो IP इज इक्वल टू में 0.73 WL-20। ये तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना वो सारी की सारी चीज़ इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, कभी नहीं सोचना इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको याद कर लो, ये इक्वेशन 0.73 WL-20, ठीक है, रट लो 0.73 WL-20 ये वैल्यू है। इस वैल्यू की मदद से हमें एक वैल्यू मिलेगी जो A लाइन की वैल्यू होगी। अगर ये वैल्यू से बड़ी, देखो एक क्वेश्चन जो भी रहेगा ना उसमें तुम्हें एक तो ओरिजिनल IP दिया मिलेगा, एक तुम्हें WL दिया मिलेगा। अब WL का मतलब होगा लिक्विड लिमिट, अगर तुम्हारी लिक्विड लिमिट 35 से कम है तो वो आ जाएगा लो लिक्विड लिमिट पे, ठीक है। अगर तुम्हारी लिक्विड लिमिट 35 से 50 के बीच में है तो तुम्हारी इंटरमीडिएट हो जाएगा, जिसको हम I से डिनोट करेंगे। और अगर तुम्हारी लिक्विड लिमिट 50 से फालतू है तो हम बोलेंगे हाईली कंप्रेसिबल। अच्छा, लिक्विड लिमिट क्या बताती है? कंप्रेसिबिलिटी बताती है, याद रखना। लिक्विड लिमिट का मतलब कितना पानी है उसके अंदर, अब पानी कम होगा तो ठोस होती जाएगी ना चीज़, तो मतलब कंप्रेसिबिलिटी बताती है। तो अब क्या हो गया कि जो तुम्हारी लिक्विड लिमिट थी यहाँ पे, उसने क्या बताया कि अगर 35 से कम है तो लो कंप्रेसिबिलिटी है तो L ले लिया, अगर 35 से 50 के बीच में तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी बीच का मामला है, हाई कंप्रेसिबिलिटी है जब 50 से ऊपर है। ये चीज़ रट लो, ये चीज़ याद कर लो, ठीक है। क्या हुआ, तुम्हें पता चल गया भाई कंप्रेसिबल किस टाइप की है सोयल। फिर तुमको ना क्लासीफाई करना है कि ये क्ले है या सिल्ट है। तो तुमने A लाइन की जो वैल्यू निकाली उसको हम कंपेयर करेंगे ओरिजिनल IP से, जो IP हमारा ओरिजिनल है उस सोयल का, जो हमने निकाला था WL-WP करके, पिछले हमने क्लास में पढ़ा था, उस IP की वैल्यू से इस IP की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर ये ज़्यादा आता है, मतलब A लाइन की वैल्यू से ज़्यादा आता है IP, तो तुम्हारे क्ले हो जाएगी वो, ठीक है। इस लाइन से जो ऊपर रहता है ना, इस वाली लाइन से ऊपर की जितनी भी चीज़ है, ये ऊपर का एरिया, ये सारा क्ले के लिए रिजर्व है, ठीक है। और इस लाइन से नीचे का एरिया, ये सारा सिल्ट के लिए रिजर्व है। तो अगर तुम्हारी वैल्यू ए लाइन से कम आती है तो तुम्हारी सिल्ट मानी जाएगी, इससे ऊपर आती है तो क्ले मानी जाएगी। इसमें भी भाई देखो 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, ठीक है। एक होती है CH, CI, CL। अब ये क्या है, जो मैंने LIH लिखा है ना, वो यही है HIL, ठीक है। क्या है, CH का मतलब हो गया क्ले है, उसके अंदर हाई कंप्रेसिबिलिटी है।
वैसे ही CI का क्या मतलब है, CI का मतलब है क्ले है उसके अंदर इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी है, क्ले विद लो कंप्रेसिबिलिटी, CL का ये मतलब है। उसी तरीके से MH का भी मतलब है सिल्ट विद हाई कंप्रेसिबिलिटी, सिल्ट विद इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, सिल्ट विद लो कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे मैंने OH OI OL क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये जो सिल्ट है इसे ऑर्गेनिक भी कहते हैं, ऑर्गेनिक क्ले भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक सिल्ट भी कहते हैं इसे। तो OH भी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, OI से भी, OL से भी, ठीक है। तो मैं मोटा मोटा सा क्या था कि ये चीज़ मैंने तुम्हें बताई है कि इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर IP दिया हो सकता है, ठीक है, जो ओरिजिनल है ये यहाँ, और तुम्हें WL दिया हो सकता है। अब तुमसे कह देगा आप बता दो भाई वो सिल्ट थी या क्ले थी, हैं, और वो हाई कंप्रेसिबिलिटी की थी, लो की थी या इंटरमीडिएट की थी, ये पूछ लेंगे। तो क्या करना है तुम्हें, सिंपली ये वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। तुम्हें ये पता चल जाएगा, ये देखो 35 से 50 के बीच में आ गई, मान लो तुम्हारी 40 वैल्यू आ गई, तो तुमने देखा ओहो 40 आ गई, ये मतलब यहाँ इस एरिया में है, इस पूरे एरिया के अंदर आ गया 40, ठीक है। देखो 35 और 50 लिखा हुआ है यहाँ। फिर तुमने देखा कि भाई ए लाइन की वैल्यू आ गई हमारी फालतू, इससे कितनी आई वैल्यू आई है हमारी, मान लो तुम्हारी वैल्यू आ गई ज़्यादा, तो तुमने देखा कि भाई यहाँ लाई कर रहा है इस एरिया में, तो ये हो गया CI, ठीक है। और अगर इससे नीचे लाई करेगा तो ये हो जाता है MI। सिंपल, बहुत ही आसान है। देखो ये वाला जो शेडेड पार्ट है, हैच्ड जोन कहते हैं इसे, इसके अंदर की वैल्यू होती है CL और ML दोनों हो सकता है, ठीक है। ये वाला जो जोन होता है ये मेरे ख्याल से 7 और 4 के बीच में होता है यहाँ। अगर IP की वैल्यू 7 और 4 के बीच में आ रही है ना लगभग, और तो हमारी लिक्विडिटी इंडेक्स 35 से कम है, तो उसके अंदर क्या होता है ये हैच जोन में भी हो सकता है। ऑप्शन के अंदर ना अगर तुम्हें स्पेशली ये नाम लिखा मिल जाए ना, तो और IP तुम्हारा 7 और 4 के बीच में, तो कोशिश करना यही हो सकता है आंसर, ठीक है। इसके अंदर CL मतलब लो कंप्रेसिबिलिटी क्ले भी हो सकता है, या लो कंप्रेसिबिलिटी सिल्ट भी हो सकता है, ये एक ऐसा एरिया है, ठीक है। बस ये था। और ये इसके नीचे वाला भी ML कहलाता है, ठीक है, ये वाला जो एरिया इसके नीचे वाला, और ये तो है ही ML, ठीक है। ये चीज़ समझो ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत क्वेश्चन आए हुए, चाहे JEE हो तुम्हारा, SSC, चाहे DDA हो, चाहे कोई भी पेपर हो, ठीक है। देखो अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। तो देखो क्या होता है कि ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और इसका अपना आंसर कमेंट मारो, ठीक है। कि द स्टैंडर्ड प्लास्टिसिटी चार्ट टू क्लासीफाई फाइन ग्रेन सॉइल इज शोन इन गिवन बिलो। पूछ रहा है मार्क एरिया X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे यार अभी बताया तुम्हें, ये वाला एरिया कौन सा होता है बताओ। ये वाला एरिया होता है, ये A लाइन से ऊपर है, एक तो A लाइन से ऊपर होगा तो ये होगा क्ले, ठीक है। और A लाइन से ऊपर कहाँ है, 35 से 40 के बीच में, और 35 से 40 के बीच में अगर लिक्विडिटी है तुम्हारी तो इसका मतलब इंटरमीडिएट है। तो क्ले विद इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी वाला सिस्टम हो गया यहाँ, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बताओ। ऑप्शन नंबर D, क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी हो गया तुम्हारा, ठीक है। इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी कह लो, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी कह लो। आगे चलो, अ सोयल हैज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 45% एंड लाइज अबव अ ए लाइन। कह रहा है कि 45% तो तुम्हारी क्या हो गई इसमें लिक्विडिटी, लिक्विड लिमिट हो गई, तो WL हो गया ये, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तुम्हें एनालाइज अबव द ए लाइन के अबव है भाई। देखो A लाइन के अबव तो तुम्हें यहीं से पता चल गया तुम्हारी दिव्य दृष्टि से ये क्ले है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द ग्रुप सिंबल बता दो। अरे यार बहुत आसान है, ग्रुप सिंबल पूछ लिया इन्होंने, तो 45 है मतलब 35 से 50 के बीच में है, तो इसका मतलब इंटरमीडिएट के अंदर आ गया, तो I आ गया इंटरमीडिएट का, तो I आ गया, क्ले का C आ गया, तो CI हो गया, ठीक है। क्या ऑप्शन में CI हैगा, लगा दो बीट हो के। आगे चलो, अ वेल ग्रेडेड सैंड शुड हैव यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ग्रेटर देन 6। ये कह रहा है कि एक वेल ग्रेडेड सैंड का सैंपल है जो भी है, उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। देखो सैंड के लिए क्या, वेल ग्रेडेड सैंड मतलब SW हो गया तुम्हारा, इसके लिए कह रहा है कि क्या सिस्टम है अपना, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, मतलब CU ग्रेटर देन 6। हाँ भाई ये भी बिल्कुल ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC क्या कह रहा है, CC कह रहा है कि 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में ही था भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहा है ये भी। और साइज ग्रेटर देन 1 mm, साइज ग्रेटर देन 1 mm नहीं होना चाहिए, 75 माइक्रोन बताया था तुम्हें, ठीक है, वो होना चाहिए। तो ये वाली तो स्टेटमेंट गलत हो गई, ये 2 ठीक हो गई। तो 1 और 2 का है कोई ऑप्शन, हाँ B ऑप्शन है, तो B ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना। आगे चलो, आगे क्या बता रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें सिंबल मैच करने हैं, कौन से किसका सिंबल है। तो GW का मतलब हो गया वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल है कहीं, सोयल विद लो प्लास्टिसिटी, सोयल विद यूनिफॉर्मिटी। देखो वेल ग्रेडेड का मतलब है, ग्रेवल का मतलब 4 से ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होना, ठीक है।
वेल ग्रेडेड, GW का क्या मतलब है, मतलब वेल ग्रेडेड हो गया। वेल ग्रेडेड कब था, जब सी दोनों सेटिस्फाई हो, बात CU ग्रेटर देन 4 हो और CC तुम्हारा 1 से लेकर 3 के बीच में हो, ठीक है। ये दोनों चीज सेटिस्फाई होगी जब भी होगा। तो देखो 4 किस में ज्यादा है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 4, तो मतलब हो गया 1 का 2, ठीक है। वेल ग्रेडेड सैंड इसमें 6 से ज्यादा होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो ये हो गया 6 से ज्यादा। सिल्ट, ये है सिल्ट विद लो कंप्रेसिबिलिटी, तो हैविंग लो कंप्रेसिबिलिटी, तो लो सॉइल हैविंग लो प्लास्टिसिटी। इसके अंदर क्या हो गया कि जो तो अपनी जो सिल्ट है, सिल्ट के अंदर हम क्या चीज देखते हैं, हम देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी, और हम क्ले के अंदर क्या देखते हैं, हम देखते हैं प्लास्टिसिटी। तो क्ले के लिए प्लास्टिसिटी होता है हमेशा, और सिल्ट के लिए क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी, और एल लगा हुआ, दोनों में लो है। पर यहाँ पे क्या था कि एक में प्लास्टिसिटी लिखा है, एक में कंप्रेसिबिलिटी लिखा है। तो कंप्रेसिबिलिटी मानी जाती है अपनी सिल्ट के अंदर और प्लास्टिसिटी मानी जाती है अपनी क्ले के अंदर। तो तुम्हारा ऑप्शन देख लो कौन सा मैच होएगा। A का 2, ठीक है, 2 दोनों में है। B का 1 दोनों में है। C का 4 इसमें, तो इसमें 2 1 4 3 यही बन रहा होगा लगभग। हाँ चलो ये होगा। आगे चलते हैं। आगे है तुम्हारा ये वाला मैच करो भाई। देखो इसमें कह रहा है ML, मतलब कि लो कंप्रेसिबिलिटी सिल्ट, कहीं लिखा है सोइल विद इनऑर्गेनिक। देखो मैंने कहा था सिल्ट को क्या कह सकते हो तुम, इनऑर्गेनिक भी कह सकते हो क्या। इसमें क्या है कि देखो तुम्हारा जो लो कंप्रेसिबिलिटी सिल्ट है, देखो यहाँ कौन सा मैच हो रहा है, लो कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज कंप्रेसिबिलिटी हो गया, ये हो गया स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ तो लो कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, लो का मतलब स्मॉल से माना जा रहा है, और यहाँ पे स्मॉल की जगह और कुछ नहीं है, तो इनऑर्गेनिक सिल्ट बोल दिया, ठीक है। तो ये A का हो गया 3, और ये हो गया SM का मतलब हो गया सिल्टी सैंड। तो सिल्टी सैंड कौन सा है, मैंने तुम्हें देखो पहले ही बताया था, ये इनका नाम आता है आगे, ये मानते नहीं है बिल्कुल भी। तो पीट, अच्छा PT का क्या मतलब होता है, देखो PT जो होता है वो क्या चीज़ है, वो होती है पीट, एक सोयल होती है, ये हाईली ऑर्गेनिक सोयल होती है, खाद वाद होती है ना, तुम ये वो चीज़ से मतलब रख सकते हो इसका पीट का। तो इसके लिए अलग से एक सिंबल बनाया गया PT, ठीक है। तो उसका ये मतलब है सिंपल। तो PT हो गया ऑर्गेनिक कंटेंट विद हाईली कंप्रेसिबल, ये हो गया, और MH का मतलब हो गया हाई कंप्रेसिबिलिटी सिल्ट, तो इनऑर्गेनिक सिल्ट विद हाई लार्ज कंप्रेसिबिलिटी, ये वाला मैच हो रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। आगे देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन एनालिसिस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोयल इट इज फाउंड दैट D10 कितना दिया हुआ है 0.1 mm, D30 दिया हुआ है 0.3 mm, D60 दिया हुआ है तुमको 0.8 mm, और इसके अंदर कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू बता दो, सिंपल, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, फॉर्मूले तुम्हें बताए हुए हैं। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, बता दो, D60/D10 होता है। इसके अंदर D60 की वैल्यू बताओ क्या है 0.8 और D10 की वैल्यू 0.1, तो इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आ रहा है लगभग 8, ठीक है। तो 8 आ रहा है, और CU की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो वो होता है D30 का स्क्वायर होता है, और D30 इंटू में D10 इंटू में D60 होता है, ठीक है फॉर्मूला। अब एक सेकेंड, तो इसके अंदर क्या है, इसकी वैल्यू पुट करो, D30 का मतलब होगा 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 0.1 इंटू 0.8, तो बताओ क्या वैल्यू आ रही है इसकी। सोल्व करने के बाद हल्का मोटा माड़ा मोटा सोल्व करोगे तो 1.125 आ जाएगी। एक सेकेंड इधर दिखाता हूँ, तो 1.125 इसकी वैल्यू आ गई CC की, और इसकी क्या वैल्यू हुई 8। तो अब ये क्या चीज़ है, ये तुमसे वैल्यू पूछ रहा था, सिर्फ वैल्यू ही पूछ रहा था इस क्वेश्चन के अंदर। तो 8 और 1.25 मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, D ऑप्शन, ठीक है। तो एक बात और बता दो भाई, ये अगर 8 आ रहा है और ये आ रहा है, तो ये अगर ग्रेवल होता तो बता दो ये क्या चीज़ थी, ये वेल ग्रेडेड थी या पुअरली ग्रेडेड। तो बिल्कुल भाई हमारा 4 से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे सैंड होती चाहे ग्रेवल होता है, वेल ग्रेडेड होता, क्योंकि ये 1 से लेकर 3 के बीच में आ रहा है CC, और ये 4 से ऊपर, तो ये तुम्हें ये भी पता चल गया यहाँ से। अगला चलो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिक, अच्छा ये आ गया अपना क्ले मिनरल्स कुछ होते हैं, देखो मोंट मैनोलाइट, इलाइट और कैओलाइट, इन और सिलिका, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिर ये क्वेश्चन पे आएंगे। भाई देखो क्ले मिनरल्स की तरफ जाने से पहले एक छोटी मोटी 2-4 चीज़ समझा देता हूँ। देखो ये हम क्या करते हैं, पहले ना हमने अभी थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ ली कि हमने प्लास्टिसिटी चार्ट लिया, हमने फाइन ग्रेन सॉइल या कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई कर लिया कुछ इस तरीके से।
तो पता है क्या होता है, साइट पे हम कैसे विजुअलाइज करना पड़ता है कि भाई ये चीज़ सिल्ट है, क्ले है, क्या चीज़ है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट बनाए गए, ठीक है, विजुअल इंस्पेक्शन के लिए। तो कुछ साइट पे टेस्ट करने के लिए आपको फिजिकली कुछ टेस्ट है, जैसे डायलेटेंसी टेस्ट हो गया, ये कई बार आ जाता है पेपर में, डायलेटेंसी टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि तुम्हें ना एक टेस्ट परफॉर्म करना होता है, इससे ये पता चलता है, असल में शेकिंग वगैरह का टेस्ट होता है। तो इसके अंदर क्या पता चलता है कि तुम्हारी सिल्ट है या तुम्हारी क्ले है, ठीक है। ये फिजिकल मेथड है, ये थ्योरेटिकल मेथड नहीं है। तो इससे तुम्हारे पता चल जाएगा ये सिल्ट है या क्ले, ये साइट वगैरह परफॉर्म किया जाता है। फिर कुछ और टेस्ट आता है, जैसे एसिड टेस्ट हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारा हो गया टफनेस टेस्ट हो गया, एसिड टेस्ट होगा, ये देखने के लिए कि तुम्हारा किस तरीके से सीमेंट के साथ रिएक्शन करता है ये जो सोयल है। जैसे CaCO3 होता है अपने सीमेंट के अंदर, तो उसके साथ किस तरीके का बिहेव करेगा, एल्कली नेचर है, एसिडिक नेचर है। तो ये चीज़ पता लगाने के लिए एसिड टेस्ट होता है। एक होता है टफनेस टेस्ट, ठीक है। तो टफनेस टेस्ट भी यही देखने के लिए काम होता है, मोल्ड वगैरह में करते हैं कि कितनी टफनेस वगैरह है अपनी उसकी। मोल्ड के अंदर ना ठोक देते हैं बिल्कुल, और ठोकने के बाद उस मोल्ड को खोल देते हैं, देखते कि क्या कितनी शेप ली है उसने, वो सिल्ट हो चाहे क्ले हो। यहाँ में सीमेंट का टेस्ट नहीं कर रहे हैं, कभी सोचो, सिल्ट और क्ले सोयल के टेस्ट हो रहे हैं ये, ठीक है। एक होता है ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट। ड्राई स्ट्रेंथ जो टेस्ट होता है उसके अंदर हम इसकी ड्राई स्ट्रेंथ देखते हैं। ये यहाँ पे एक मोटी बात समझो, यहाँ पे मोटी बात ये है भाई कि अपनी ना सिल्ट जो होती है, सिल्ट रेती, उसके अंदर कोई भी ड्राई स्ट्रेंथ नहीं होती। क्वेश्चन आ जाए बता दो ड्राई स्ट्रेंथ किस में होती है, तो सिल्ट मत लगाया ना, केवल और केवल एक ही सोइल है क्ले, जिसके अंदर ड्राई स्ट्रेंथ होती है। मतलब सूखने के बाद उसका वाटर कंटेंट 0 के लगभग कर दोगे ना तुम, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। ड्राई स्ट्रेंथ होती है क्ले के अंदर, सिल्ट विल्ट के अंदर नहीं होती ड्राई स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम क्ले के अंदर ड्राई स्ट्रेंथ देखने के लिए ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। और फिर तुम्हारा हो जाता है एक और टेस्ट है छोटा सा, साइन टेस्ट। साइन टेस्ट देखते हैं भाई कितना एक चमक रहा है सौदा टैक्स, मतलब कितना एक फाइन है, ये चीज़ देखने का काम आता है तुम्हारा साइन टेस्ट। कैसे करते हैं कि ना हम ना मोल्ड वोल्ड बना के उसको ना चक्कू से काट देते हैं, फिर ना जहाँ से चक्कू से काटा उसमें देखते हैं चमका मार रहा है भाई, चमका मार रहा है भाई, ये अपनी शक्ल भी दिख गई तो बहुत ज़्यादा साइन है, ठीक है। तो मतलब कहने की बात है, मतलब एक तरीके से हम साइन देखते हैं कटे हुए साइड की कि कितनी है। और छोटी मोटी बात एक और समझो कि तुम्हारी ना कुछ कुछ तरह की वो होती है सोयल्स, वो कहीं ना कहीं यूज़ होती है अपनी जो सोयल है। तो स्पेशल टाइप ऑफ वर्क में एक स्पेसिफिक टाइप की सोयल यूज़ होनी चाहिए। जैसे कि भाई होगी तुम्हारी एम्बैकमेंट होती है, डैम की एम्बैकमेंट वगैरह होती है, उसके अंदर कौन सी सोयल यूज़ होनी चाहिए, तुम सब क्वेश्चन में पूछ ले, ऑप्शन दिए हो 3-4, तो कौन सी होती है, वो होती है क्लेई ग्रेवल, GC, ठीक है, फटाफट बता देता हूँ। और होती है, और दूसरे अर्थ डैम हो गए, ठीक है, तो उसके अंदर वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स, ठीक है, या तुम क्ले ग्रेवल भी यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन में हो तो तुम ये दोनों टिक लगा सकते हो। डैम वगैरह में कौन सा चूज करोगे, हम ना देखो ऑप्शन देख के ये मत सोचना कि क्ले बहुत अच्छी है, सिल्ट बहुत अच्छी है, सैंड बहुत अच्छी है, पर तुम्हें पता ही नहीं ग्रेवल ही सबसे अच्छा है। ग्रेवल के साथ अगर वेल ग्रेडेड हो या क्ले मिली हो ना, बहुत अच्छा काम करता है। जितने भी मोस्टली वर्क होते हैं ना वो ग्रेवल्स तो होते ही होते हैं उसमें, ठीक है। तो डैम वगैरह में ग्रेवल्स के साथ या तो वेल हो या क्ले हो, या और दूसरी बात होती है अगर तुम्हें फाउंडेशन वगैरह का काम करना हो, पूछ ले तुमसे, फाउंडेशन में भी सेम यही होगा, GW वेल ग्रेडेड ग्रेवल, या तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेल ग्रेडेड सिल्ट भी ले सकते हो, मतलब सिल्टी ग्रेवल्स भी ले सकते हो, ठीक है। GM या GW यूज करोगे फाउंडेशन के अंदर, ठीक है। फिर तुम्हारा रोड के अंदर कह दो भाई, रोड पे बता दे भाई कौन सी सैंड यूज करनी है, तो कौन सी करोगे, GC करोगे, क्ले ग्रेवल, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये 4-5 कि कौन सी सैंड कहाँ यूज़ करते हैं। देखो क्ले के जो होते हैं ना, कुछ मिनरल्स होते हैं क्ले के पास, ठीक है। तो क्ले हो गया, जो फाइन ग्रेन सोइल होगी ना, वो मिनरल से मिलकर बनी हुई होती है, उसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, तुमने देखा नहीं हो क्ले जो होती है ना, 1 मिनट में दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये होती है दोस्तों तुम्हारी क्ले। अब तुमने देखा होगा ये ऑर्डिनरी जो सोइल उससे अलग होती है, देखो ऐसी होती है चिपचिपी, तो चिपचिपी भी नहीं, ये कुछ इसके अंदर प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी का मतलब भी यही होता है दोस्तों कि तुम्हारी हम कोई भी शेप देंगे ना, वो शेप ले लेती है, देखो चेंज नहीं होते, मैंने ऐसा करा तो ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो ये क्ले की प्रॉपर्टी, ये ऐसा क्यों होता है, ये क्ले ऐसी क्यों है, ये ऐसी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ना कटायन एक्सचेंज एबिलिटी होती है, कटायन एक्सचेंज एबिलिटी होती है क्ले के अंदर। वो कैसे होती है भाई, देखो हमें पता है जो आयंस होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं अनायन और एक होते हैं कटायन। तो जो कटायंस होते हैं ना वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, और हमें पता है अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है, जो क्ले पार्टिकल का जो सरफेस होता है ना, सरफेस उसके अंदर ना नेगेटिवली चार्ज सरफेस होता है इनका,
तो उससे क्या होता है, पॉजिटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है, इसलिए क्ले के अंदर एबिलिटी होती है कहीं भी चिपकने की, किसी भी तरह शेप लेने की, प्लास्टिक एबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कुछ ये पार्टिकल्स है, ये मिनरल्स है क्ले के जो प्रेजेंट होते हैं, जो उसको डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर देते हैं। अलग अलग तरह की क्ले होती है भाई, एक ही तरह की क्ले नहीं होती है। तो जिसके अंदर देखो कैओलाइट तरह का एक मिनरल होता है। तो ये कैसा मिनरल होता है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बना होता है। एक मिनरल का मतलब होता है किसी भी आयन या कटायन या कोई भी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर ना एक ग्रुप बनता है, उसको मिनरल कहते हैं। तो जो इनका बॉन्ड होता है ना मॉलिक्यूल्स का आपस में, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बना हुआ होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो कैओलाइट बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो गया। और इसके अंदर क्ले मिनरल्स किस तरीके से बैठे हुए होते हैं अपने कमरे में, वे इस तरीके से बैठे होते हैं, 1:1 के रेशो में बैठे होते हैं। मतलब कि अगर ये कोई पार्टिकल है तो इस पार्टिकल से एक पार्टिकल इस तरीके से मिला हुआ है, तो 1:1 रेशो का आ गया है। वहीं अगर मोंट मैरोनाइट की बात करें तो ये सबसे बेकार टाइप का बॉन्ड होता है भाई ये, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है स्मैक्टाइट, तुमने नाम सुना हो, ठीक है, स्मैक्टाइट नाम होता है। और जो ये होता है, ये 2:1 के रेशो में बैठा हुआ होता है। 2:1 का मतलब एक ऐसा कले का मिनरल होगा तो दो यहाँ पे चिपके हुए होंगे, ठीक है। तो दो के साथ एक के साथ दो लगे हुए हैं, यहाँ एक के साथ एक ही लगा हुआ है, ठीक है। और इलाइट कैसा होता है, और हाँ, माउंट मैरोलाइट के अंदर सबसे ज़्यादा स्वेलिंग होती है। मैंने बताया था ब्लैक कॉटन सॉइल में होता है सबसे ज़्यादा माउंट मैरोलाइट, तो इसमें स्वेलिंग भी सबसे ज़्यादा होएगी, ठीक है। बॉन्ड भी कमज़ोर है ये, ठीक है। आगे इलाइट की बात करें, जो क्ले होती है, मिक्का नाम सुना हो, तो वो वाली क्ले इलाइट वाला बॉन्ड होता है इसके अंदर। और ये भी 2:1 के अंदर बैठा हुआ होता है। और ये पोटासियम बॉन्ड होता है एक तरीके से, ये होता है पोटासियम बॉन्ड, इलाइट वाला पोटासियम बॉन्ड होता है। और अगर हम बात करें हेलोसाइट की, हेलोसाइट भी एक ये वाटर मॉलिक्यूल होता है, या वाटर बॉन्ड कह लो, ये वाटर से बना होता है। और ये केओलाइट की तरह ही है, ये भी ठीक ठाक, इसमें भी स्ट्रेंथ है, ठीक है। जो चाइना क्ले होती है ना, चाइना क्ले, वो हेलोसाइट ही होती है, ठीक है। हेलोसाइट बॉन्ड से बनी होती है चाइना क्ले तुम्हारी। तो ये कुछ मिनरल्स थे। अब क्या होता है, इन मिनरल्स को ना अरेंज करना होता है, किसी चीज़ में अरेंज रहते हैं ये, ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं या ऐसे ऐसे खड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे से अटैच होंगे। कैओलाइट का मिनरल दूसरे कैओलाइट से कैसे अटैच है, तो उनके लिए दो चीज़ होती है मोटा मोटी, देखो वो क्या चीज़ होती है, उन्हें कहते हैं, जैसे कि यूनिट्स कहते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल यूनिट हो गया, टेट्राहेड्रॉन यूनिट हो गया, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल यूनिट। अब ये चीज़ क्या है, टेट्राहेड्रल यूनिट, वो जो सिलिका के एटम, सिलिका का जो एटम है वो हो जिसके अंदर, उसे टेट्राहेड्रल यूनिट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ना एक सिंबल होता है इनका, ऐसे ऑक्सीजन के एटम होते हैं और बीच में एक सिलिका का एटम होता है, होगा टेट्राहेड्रल यूनिट। मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम के अंदर एक सिलिका का हो। ऑक्टाहेड्रल यूनिट जो ऑक्टागन्स वगैरह जो होता है, ये इस टाइप के हाइड्रोजन का एटम हो, मतलब ना ये ऑक्सीजन के एटम नहीं होते, चारों तरफ ही होते हैं OH एटम होते हैं, और बीच में क्या हो, या तो एल्यूमिनियम हो या मैग्नीशियम हो, उसे कहता है ऑक्टाहेड्रल यूनिट, ठीक है। तो ये मोटा मोटी समझो, बस ये है, इसके अंदर 6 रहते हैं इर्द गिर्द OH के आयंस, और इसमें ऑक्सीजन के रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन तरीक़ों से बने हुए होते हैं अपने क्या, क्ले मिनरल्स। तो मोटा मोटा तुम्हें पता चल गया क्ले मिनरल्स क्या होते हैं, इलाइट, विलाइट, इलाइट, कैओलाइट और मोंट मोरोलाइट क्या चीज़ है। फिर आगे पता है क्या होता है, आगे होता है, हमने भाई देखो हम एटम देख लिए, उसके मिनरल्स देख लिए, किस तरीके से अरेंज है ये देख लिए। अब ना ये अरेंजमेंट ना एक स्ट्रक्चर बना देता है। वो स्ट्रक्चर होते हैं 2 तरीके के मेन स्ट्रक्चर, तुमने नाम सुना, फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर हो गया, एक हो गया डिस्पर्ज स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, ये क्या होता है इसके अंदर, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर के अंदर तुम्हारा ना अरेंजमेंट किस टाइप में होती है, एज टू फेस अरेंजमेंट होती है इस टाइप की, ऐसे ऐसे अरेंज मिलेंगे तुम्हारे, ऐसे पार्टिकल्स, मतलब एक का फेस एक का एज, एक का फेस एक का एज, इस तरीके से अरेंज मिलेगा। डिस्पर्स के अंदर ना फेस टू फेस ऐसे ऐसे लेटे हुए होंगे, ऐसे लेटे हुए, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा डिस्पर्स स्ट्रक्चर। ये 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ये पता है ये डिपेंड किस पे करता है, ये करता है डिपेंड क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके चारों तरफ है ना, ये पार्टिकल है मान लो, ठीक है, इसके चारों तरफ एक लेयर होती है पानी की, बहुत लेयर। देखो मैंने अभी क्ले दिखाई थी, उसके अंदर क्या था, वो थोड़ी सी वेट थी, और वो वेट ही रहेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक लेयर होती है पार्टिकल के चारों तरफ वाटर की, उसे कहते हैं एडजॉर्ब लेयर,
एडजॉर्ब लेयर होती है, वो एडजॉर्ब्ड लेयर, वो जो होती है ना लेयर, उसके चारों तरफ ना जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी ना, उतना ज़्यादा उसके अंदर वेटनेस होगी, उतना ज़्यादा पकड़ने की क्षमता होगी। ठीक है, तो एडजॉर्ब लेयर पे डिपेंड करता है, ये थिकनेस होगी तो रिपल्जन भी ज़्यादा होगा भाई। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा डीप की बात होगी, इसे ज़्यादा सीरियस मतलब, बस ये पता कर लो एब्जॉर्ब लेयर क्या होती है। एक वाटर की चारों तरफ लेयर होती है, इसके कारण ही तुम्हारा फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर पता चलता है कौन सा है। ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया वो कटायन एक्सचेंज एबिलिटी होती है अपनी क्ले के अंदर, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है रोड़ा। तो मोटा मोटा तुम्हें पता चल गया इसके अंदर क्या सिस्टम है, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर कौन सा, डिस्पर्स स्ट्रक्चर कौन सा होता है। देखो भैया आ जाओ क्वेश्चंस पे, हमने कुछ सिस्टम पार्ट क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ द मिनरल, याद रखो प्लास्टिसिटी पूछ रहा है यहाँ पे मिनरल की, किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा बढ़ते क्रम में बताओ क्या प्लास्टिसिटी किसकी रहेगी। तो एक बात ध्यान में रखो कि ना, एक कुछ रिसर्च होती है उनके अंदर ये पता चला है कि ना जिनके पार्टिकल साइज कम होता है ना, उसके अंदर स्वेलिंग भी ज़्यादा होती है। ठीक है, एक तो ये बात है, पार्टिकल साइज कम होगा तो प्लास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी, एक ये बात भी पता चली है। तो इन बातों को ध्यान में रखो। ठीक है, पार्टिकल साइज जिसका कम होता है ना, प्लास्टिसिटी तो ज़्यादा होती है और स्वेलिंग भी ज़्यादा होती है उसमें। तो ये क्ले मिनरल्स है सारे तुम्हारे। तो इसके अंदर क्या देखो कि सबसे पहले इसमें पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लास्टिसिटी, तो मतलब पहले सबसे कम किस में होती है, देखो सिलिका में सबसे कम होती है, फिर कैओलाइट में होती है। ठीक है, फिर मोंटमेरोलाइट में सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी होती है, ये बात ध्यान में रखना। तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाता है यहाँ तुम्हारा, सिलिका में सबसे कम होती है, फिर कैओलाइट में, फिर इलाइट में, फिर मोंटमेरोलाइट में। याद रखो, ये आ जाता है सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी मोंटमेरोलाइट, सबसे कम सिलिका में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। इसके अंदर देखो, द प्री डोमिनेंट मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज एंड स्वेलिंग इन ब्लैक कॉटन सॉइल। तुम्हें बताया ब्लैक कॉटन सॉइल में 100 बार तुम्हारा मोंटमेरोलाइट होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा स्वेलिंग होती है ब्लैक कॉटन सॉइल में। ठीक है, फिर आ जाता है तुम्हारा विच वन, इसमें से 3 मिनरल्स दिए हुए हैं, केओलाइट, इलाइट, मोंटमेरोलाइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मिनरल गिवन अबव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्रेन साइज। ग्रेन साइज पूछा, और मैंने तुम्हें बताया है कि ग्रेन साइज जिसका सबसे कम होगा उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, प्लास्टिसिटी होगी या स्वेलिंग होगी। तो इसमें पूछ रहा है कि मोंटमेरोलाइट इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम किस में, मोंटमेरोलाइट में, फिर इलाइट में होता है, फिर कैलाइट में होता है। तो 3 2 1 ये वाला कर रहा है, मतलब सबसे छोटा साइज पार्टिकल्स का होता है मोंटमेरोलाइट में, फिर होता है इलाइट में, फिर होता है कैलाइट में। आगे चलते हैं, इसके अंदर कोर्स ग्रेन सोयल मैच द फॉलोइंग है, मैच करने इसके अंदर। इसमें पूछा हुआ है कोर्स ग्रेन सोयल के क्या, देखो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है तुम्हारे स्ट्रक्चर्स किस तरीके से फॉर्म हुए हैं तुम्हारे क्ले मिनरल के, और ये तुमसे क्ले पूछी हुई है, सोयल पूछी हुई है, कौन सी सोयल में क्या स्ट्रक्चर बना होता है। तो देखो कोर्स ग्रेन सोयल के अंदर ना हमेशा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, तो हो गया इसका ए का 4। ठीक है, फिर होता है सिल्ट डिपॉजिट। सिल्ट के अंदर हमेशा याद रखो, सिल्ट जो होती है ना तुम्हारी बहुत ही भयंकर होती है, इसके अंदर ना कोई जियोमेट्रिक्स होता है सिल्ट डिपॉजिट के अंदर। फिर आ जाता है तुम्हारा नहीं सिल्ट के अंदर नहीं होता है, वो कंपोजिट सोइल के अंदर होता है कोई जियोमेट्रिक्स, ये थोड़ा गलत हो गया। सिल्ट डिपॉजिट के अंदर ना तुम्हारा होता है तुम्हारा हनीकॉम स्ट्रक्चर, सिल्ट डिपॉजिट के अंदर तुम्हारा हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है, और जो क्ले डिपॉजिट होता है उसके अंदर फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। क्ले का याद रखो, क्ले का हमेशा आया हुआ है कि क्ले का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्ले का हमेशा फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और फिर कंपोजिट सोयल है उसका कोई जियोमेट्रिक्स होता है। तो देख लो कौन सा मैच होता है, कंपोजिट सोयल का कोई जियोमेट्रिक्स, याद रखना। ठीक है, तो डी का 2 हो गया, सी का 1, सी का क्या बताया 1, हाँ सी का 1, तो ये वाला मैच कर रहा है ए 4 3 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्ले मिनरल्स है वो भी चैप्टर बहुत बढ़िया ढंग से कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं क्ले कॉम्पैक्शन पे, सोयल कॉम्पैक्शन पे। देखो सोयल कॉम्पैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इसमें पूछा है फॉर द कंडक्टिंग ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट द वेट ऑफ द हैमर, द फॉल ऑफ द हैमर एंड द नंबर ऑफ ब्लोज ऑफ द लेयर एंड द नंबर ऑफ लेयर रिक्वायर्ड आर रिस्पेक्टिवली। किसके लिए, स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट के लिए। तो देखो अपन क्या होता है कॉम्पैक्शन के अंदर ना, हम ना एक टेस्ट करते हैं, उनका नाम होता है प्रोटेक्टर टेस्ट। ठीक है, अब प्रोटेक्टर टेस्ट हम करते हैं तो वो हम अपने ना देखो क्या हो गया था, बाहर यूएस वगैरह में ये तरीका बनाया गया था। ठीक है, प्रोटेक्टर टेस्ट का, तो उसका नाम पड़ गया था स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट नाम पड़ गया था उसका। और उसके बाद क्या हुआ था कि ना वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद ना एरोप्लेन्स वगैरह का आविष्कार हो गया था, ये बहुत साल पहले की बात है। ठीक है,
तो उसके उसकी वजह से क्या हो गया था, जब एरोप्लेन के लिए जो रनवे डिजाइन करते थे ना, उसके अंदर प्रोटेक्टर टेस्ट ना फेल हो जाया करता था, क्योंकि वहाँ हैवी लोड पड़ता था, इंस्टंटेनियस लोड पड़ता था, एकदम हवाई जहाज उतरते थे, ठीक है, लड़ाकू विमान। तो उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या करा, एक और बना दिया मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट बना दिया। अब इन इन दोनों चीज़ तो बन गई, चलो ठीक है, ठीक है। इन दोनों चीज़ बनाने के बाद इंडिया की बारी आई। अब इंडिया आज़ाद हो गया था, तो उन्होंने क्या करा, वैसे भी इंडिया के पास जितने भी IAS कोड मिले होंगे ना, स्पेसिफिकेशन है, ये लगभग लगभग ना तुम्हारी अब बनने लग गए हैं, कुछ नए आने लग गए, पहले की चेप रखी भाई बाहर की, ठीक है। जो बाहर का अमेरिकन स्टैंडर्ड वगैरह का है ना, वो टेस्ट भी ये वाले भी वहीं से चेप रखे, तो नाम बस उन्होंने चेंज कर दिया, इसका रख दिया लाइट, और लाइट प्रोटेक्टर टेस्ट इंडिया का, और उसका रख दिया हैवी कॉम्पैक्शन, हैवी प्रोटेक्टर टेस्ट। ये चीज उन्होंने नाम रख दिया, ठीक है। बस फर्क इतना करा। पर हाँ, और पता है क्या करा, चेप के सारा डाटा उठा दे, बस हल्का फुल्का चेंज कर दिया भाई, आखिरी में वैल्यू लगभग सेम आ जाए, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या क्या उन्होंने चेंज करा था और क्या क्या वैल्यू। देखो स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वैल्यू वेट ऑफ हैमर, यहाँ लिख देता हूँ, वेट ऑफ हैमर, वेट ऑफ हैमर हो गया, या हाइट ऑफ हैमर हो गया, हाइट ऑफ हैमर, और तुम्हारा हो गया नंबर ऑफ लेयर्स। मतलब वो टेस्ट होता है उसके अंदर ना, एक मोड वगैरह के अंदर क्या होते हैं कि ना, वो हैमर को घेरते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम लेयर बना बना के घेरते हैं सोयल की, जी हमें पता चले कि कितनी कॉम्पैक्शन होती है, कि कितने एनर्जी डालने में। तो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर के अंदर क्या था, वेट कितना होना चाहिए हैमर का, वो 2.49 कुछ दे रखा था उन्होंने, और मॉडिफाइड में कितना होना चाहिए, ये 4.54 होना चाहिए, ठीक है। ये केजी में बता रहा हूँ मैं, केजी में। और हाइट ऑफ हैमर mm में अगर मैं बताऊँ तो 304.8 इसकी, और 457.2 इसकी, और नंबर ऑफ लेयर्स इसमें 25 आते हैं, सॉरी नंबर ऑफ ब्लोज आएगा, ये नंबर ऑफ ब्लोज कितने लगाने होते हैं, मतलब कितनी बार हैमर गिरोगे ऊपर से भट्ट भट्ट भट्ट, तो कह रहे हुए 25 बार इसमें और 25 बार इसमें। और कितनी लेयर होनी चाहिए, कितनी लेयर होनी चाहिए यहाँ पे ना, लेयर और आएगा, लेयर कितनी बनी होनी चाहिए, और मोल्ड का क्या साइज है, वॉल्यूम क्या है मोल्ड की, ये ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो इसके अंदर क्या है कि लेयर कितनी होनी चाहिए, 3 लेयर बनी होनी चाहिए, और मोल्ड का वॉल्यूम कितने, सीसी में अगर मैं बताऊँ तो 944, ठीक है, 944। और ये इसमें भी 5 लेयर होनी चाहिए मॉडिफाइड के अंदर, और इसमें भी कितनी मोल्ड का वॉल्यूम रहेगा, 944 सीसी, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू मिली, ये तुम्हें वैल्यू मिली तुम्हारी अलग अलग जो सिस्टम रिक्वायर्ड है अपना प्रोटेक्टर टेस्ट के अंदर उनकी, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, अधिकतर। तो देख लो स्टैंडर्ड में क्या 2.49, मॉडिफाइड में ये। अब इंडिया वालों की बारी आई, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, सारा सिस्टम चेप दिया, इनको हल्का फुल्का चेंज कर दो, आखिरी में सिस्टम वही आना चाहिए सबका। तो इन्होंने क्या करा, अपना बना दिया स्टैंडर्ड की जगह लाइट बना दिया इंडियन का, और मॉडिफाइड की जगह हैवी लिख दिया, ठीक है। और वैल्यू क्या क्या रही, वैल्यू इन्होंने 2.5 ली थी लगभग, इन्होंने क्या करा 2.6 ले ली भाई, ले लो। इसमें क्या ली थी 4.54 ली थी, इन्होंने 4.9 ले ली। इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे 304 लिया था, इसमें 310 ले लिया, इधर 457 लिया था, इन्होंने 450 ले लिया। मतलब इन्होंने क्या करा, आसान कर ली कैलकुलेशन, बिल्कुल आसान हो। नंबर ऑफ ब्लोज इसमें 25 थे, इनमें 25 और उनके 25 थे, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर 35, इसमें भी 35 ले ली। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड भाई क्या हो गया, इन्होंने क्या करा, आसान कर दिया, 944 की ऐसे ही कौन कैलकुलेशन करेगा, अपने हजार ले लो भाई, हजार ले दिए। तो ये सिस्टम बनाया इन्होंने, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू आ गई अपनी लाइट प्रोटेक्टर की और हैवी प्रोटेक्टर की, ठीक है। तो इसके अंदर ना एक छोटी सी और वैल्यू याद कर लो, क्या पता तुमसे पूछ ले, क्या पता आ जाए, क्योंकि आजकल लेवल क्या बढ़ता ही जा रहा है यार। इसमें क्या है कि एक ना एनर्जी इम्पार्ट होती है। देखो हम सब ये क्यों टेस्ट कर रहे हैं, हम एक तरह की एनर्जी दे रहे हैं अपनी सॉइल के अंदर, कि वो उस एनर्जी को लेके कितना कॉम्पैक्शन दिखाती है। तो उस एनर्जी इम्पार्टेड में कितना फर्क है मॉडिफाइड से और स्टैंडर्ड में, क्या कितना एक फर्क है एनर्जी में, तो वो पता है कितना फर्क है, एनर्जी इम्पार्टेड इन मॉडिफाइड
मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट में कितना फर्क है, वो 4.55, ये वैल्यू एक बार पूछ रखी थी, आ गई थी एक बार एक पेपर में, तो 4.55 एनर्जी का फर्क है, ठीक है, बस इतना सा याद रख लो। और इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा था, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट की वैल्यू पूछ रहा था, तो बता दो 2 पॉइंट, देखो स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर पूछा है यहाँ पे, इनके में गिलिच है सिस्टम में, यहाँ पे 2.49 तो है ही नहीं देखो कहीं भी, तो 2.6 है, तो हम इसे अपने लाइट के हिसाब से कर देंगे जो इंडियन है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। 310 तो हो गई अपनी हाइट। देखो क्या में पूछ रखा है, फाल कितना है, सॉरी फाल कितना है, क्या में पूछ रखा है, नंबर ऑफ ब्लोज 25 है, ठीक है, लेयर अपनी 3 है, वही सारी चीज़ें तुम कर लोगे। आगे चलते हैं, देखो आगे क्या आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो इन लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल डिक्रीजेज। तो इन्होंने पूछ रखा है कि द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है, देखो एक ना ग्राफ बताता हूँ तुम्हें, कॉम्पैक्शन का एक ग्राफ होता है, इसके अंदर ना कुछ इस तरीके से ऐसे ये वैल्यू होती है, ये ड्राई डेंसिटी होती है गामा डी, जिसको मैं बताता हूँ ड्राई यूनिट वेट जो होता था शुरू से बताता आ रहा हूँ, और ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर भी छोड़ो, वाटर कंटेंट होता है इधर, ठीक है, और ये वैल्यू होती है, और जो ये होती है ना यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे ये गामा डी मैक्स होता है, ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यहाँ अचीव होती है, और हमें ना पता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे ही कॉम्पैक्शन करना होता है, इसलिए हमें गामा डी मैक्स की बहुत ज़रूरत होती है अपने कॉम्पैक्शन के अंदर। तो मेन हमारा मोटो क्या होता है, गामा डी मैक्स निकालना होता है। तो गामा डी मैक्स या डेंसिटी कह लो, ड्राई डेंसिटी, इसका एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, जी गामा डब्लू बाय 1 + E बताया था। अब इसके अंदर क्या है, ये मैक्सिमम गामा डी मैक्स का फॉर्मूला कैसे है, गामा डी मैक्स का फॉर्मूला ऐसे है कि हमें पता है कि सहवाग वाले फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनता है SC=WG। अब जहाँ पे सैचुरेशन 100% होगा ना, वो वाली उस वाली स्थिति को हम कहेंगे ड्राई डेंसिटी। तो सैचुरेशन 100% का मतलब है 1, S=1 हो जाना, तो यहाँ मैंने S की वैल्यू 1 रख दी, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो E की वैल्यू WG आ गई खाली, तो यहाँ E की जगह मैं अगर WG भी लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारे यही मोटा फॉर्मूला बन जाता है ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का, ठीक है। कैसे बन जाता है तुम्हें पता चल गया, क्योंकि सैचुरेशन जो होता है वो अपने मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे 100% होता है सैचुरेशन कंटेंट, तो 100% को हम 1 लिख देंगे, सहवाग वाले फॉर्मूले में ला देंगे, यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी अपनी, E की वैल्यू आ जाएगी अपनी WG, ठीक है, तो E की जगह हमने यहाँ पे WG लिख दिया, बस इतना सादा, ठीक है। और हाँ, जो ये ग्राफ होता है ना, ये मॉइस्चर कंटेंट पे बताता है कितने मॉइस्चर कंटेंट पे क्या उस सोयल मास की क्या ड्राई डेंसिटी है। मान लो मैंने डाला यहाँ पे इतना वाटर कंटेंट डाला मैंने, यहाँ तक इतना वाटर कंटेंट डाला, और पता चला भाई ड्राई डेंसिटी आ रही है बहुत कम, ठीक है, तो और मैंने डाला भाई इतना वाटर कंटेंट डाल दिया, और पता चला यहाँ पे तो ड्राई डेंसिटी भाई बहुत बड़ी आ गई, तो हमारी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आई इस पे, तो उसे कहेंगे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जिस पे हमारी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आएगी, ठीक है। ये तुम्हारा ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, कहते हैं इसे ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, ठीक है। इसे इस वाली साइड को कहते हैं, तुम्हारी इस बीच वाली लाइन से इस वाली साइड को कहते हैं वेट ऑफ ऑप्टिमम, ठीक है, ये चीज़ कहते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, अभी हमने जो पढ़ा कि इन लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सोयल डिक्रीजेज। भाई जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सोयल का डिक्रीज कब होगा, यूं पूछ रहा है, तो पूछ रहा है विद इंक्रीज विद कॉम्पैक्शन एनर्जी एंड विद इंक्रीज इन कोर्स ग्रेन ऑफ सोयल। याद रखो कॉम्पैक्शन एनर्जी मतलब तुम कॉम्पैक्शन ज़्यादा करोगे तो तुम्हारा क्या होगा कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होगा। कॉम्पैक्शन ज़्यादा करते जाएंगे हम ड्राई डेंसिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे, ड्राई डेंसिटी की तरफ तुम अचीव करते जाओगे, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे मॉइस्चर कंटेंट कम होता चला जाता है। मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तो तुम्हारा कॉम्पैक्शन नहीं होगा, वो पानी वाली मिट्टी रहेगी, ठीक है। तो द विद इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन एनर्जी, ये तो ठीक है बात, विद इंक्रीज विद कोर्स ग्रेन ऑफ सोयल, नहीं भाई डिक्रीज पूछा हुआ है, तो इन्होंने कह दिया यहाँ डिक्रीज इन कोर्स ग्रेन सोयल, कोर्स ग्रेन ऑफ सोयल, तो कह रहा है कि जो ग्रेन का साइज है, जो ग्रेन्स है उसको हम डिक्रीज कर देंगे। नहीं भाई, डिक्रीज कर देंगे तो उसके अंदर आपस में चिपके रहने की क्षमता आ जाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर तुम पार्टिकल साइज को, ग्रेन साइज को कम कर दोगे तो क्या होता है कि कम करने की वजह से क्या होगा, तुम्हारे पानी होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि कले के अंदर पानी होल्ड करने की क्षमता ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें पार्टिकल स्मॉल्स होते हैं।
और अगर कोर्स होंगे तो उनके अंदर पानी होल्ड नहीं होगा और वो सूखा सूखा सिस्टम रहेगा और उसको कम पानी की जरूरत पड़ेगी और कम पानी के अंदर ही वो ड्राई डेंसिटी अचीव कर लेगा क्ले के मुकाबले। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखने, तो इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन एनर्जी हो, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, और इंक्रीज इन कोर्स ग्रेन हो। भाई कोर्स ग्रेन अगर ज़्यादा होगा तभी तुम्हारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो याद रखो अपना इसमें कर रहे डिक्रीज, नहीं ये तो गलत हो गया, इंक्रीज इन बोथ कॉम्पैक्शन एनर्जी, हाँ ये ठीक है, एंड कोर्स ग्रेन, दोनों चीज इंक्रीज होनी चाहिए। भाई देखो कॉम्पैक्शन एनर्जी तो होनी चाहिए इंक्रीज, और तुम्हारे कोर्स ग्रेन का साइज है वो भी इंक्रीज होगा जब तुम्हारा क्या होगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल डिक्रीज हो सकता है। नहीं तो कले के अंदर तो फालतू पहुंच जाएगा भाई, फाइन पार्टिकल ज़्यादा हुए तो पानी होल्ड करने की ज़्यादा हो गई तो मॉइस्चर कंटेंट तो इंक्रीज हो गया, हमें कम करना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया इसका। आगे चलो, वैन द कंपैक्शन एनर्जी इंक्रीज द कंपैक्शन ऑफ सोयल। अब पूछ रहा है अगर कंपैक्शन एनर्जी इंक्रीज कर दोगे तो सोयल के कंपैक्शन के साथ क्या होगा। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि जैसे जैसे तुम कंपैक्शन एनर्जी बढ़ाओगे तो क्या होता है, ड्राई डेंसिटी की तरफ हम जाते हैं। तुम अगर जैसे जैसे वो करोगे, कंपैक्शन एनर्जी को इंक्रीज करते जाओगे ना, ये तुम्हारा ग्राफ था, अगर तुम कॉम्पैक्शन एनर्जी को इंक्रीज करते जाओगे तो उससे क्या होता है कि तुम्हारी ड्राई डेंसिटी भी इंक्रीज करने लग जाती है। ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा तुम कॉम्पैक्शन करोगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा तुम्हें अचीव हो जाएगी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ठीक है, वही चीज़ होती है तुम्हें कॉम्पैक्शन के वक्त। ठीक है, तो क्या होता है, कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ाने से क्या होता है, तुम्हारी ड्राई डेंसिटी तो इंक्रीज होती है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे तुम कॉम्पैक्शन करोगे मॉइस्चर कंटेंट कम 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 होता चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन देख लो कौन सा मैच करता है, बोथ मैक्सिमम ड्राई डिक्रीज, ये तो गलत हो गया, डिक्रीज नहीं हमें इंक्रीज करनी है। ठीक है, बोथ ऑप्शन इंक्रीज, बोथ नहीं, क्योंकि हमें ऑप्टिम ऐसा करने से क्या होता है कि ओएमसी डिक्रीज होता है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होता है। डिक्रीज क्या होएगा, मॉइस्चर कंटेंट तुम्हारा डिक्रीज होता है, हमेशा याद रखना कॉम्पैक्शन करने से, और ड्राई डेंसिटी हमें चाहिए होती है वो इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे कॉम्पैक्शन करोगे। और ड्राई डेंसिटी अचीव हो जाती है ना, तो पता है क्या, सेटलमेंट के चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अभी कॉम्पैक्शन के बाद हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन, उसके अंदर सेटलमेंट का सारा सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन मोटो यही है कि हमारी सेटलमेंट कम से कम हो, रोड बना रहे हैं, ये नहीं कि भाई ट्रक आया और धस गया एकदम, तो वो सिस्टम से बचने के लिए हम ड्राई डेंसिटी का सिस्टम ला रहे हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, तो ड्राई डेंसिटी होगी तो मतलब जब सूखे में नहीं धसा, सूखा ही तुमने ठोस बना दिया ठोक ठोक के, तो वो सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, वो स्वेलिंग श्रिंकेज नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, आगे आ जाओ, ये देख लो SSC JEE का क्वेश्चन आया हुआ, कह रहा है द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सोयल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स। बताओ डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन है वो किस पे डिपेंड है, बताओ। ड्राई डेंसिटी पे डिपेंड है, 10 बार बता चुका हूँ। इस पे कंसिस्टेंसी कंप्रेसिबिलिटियां हैं, किसी चीज पे नहीं है, बच्चे कंप्रेसिबिलिटी लाएंगे गलत है, ड्राई डेंसिटी आएगा इसका, ड्राई डेंसिटी पे निर्भर होता है सारा का सारा खेल कॉम्पैक्शन का, ड्राई डेंसिटी पे। आगे चलो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं कि मैच द फॉलोइंग है, कौन सा रोलर किस चीज के काम आता है, देखो बताओ, आंसर करो इसका, कमेंट मारो फटाफट। भाई देखो इसके अंदर क्या पूछा हुआ है कि पेनोमेटिक रोलर, स्मूथ व्हील्ड रोलर, सीप फुट रोलर, वाइब्रेटरी रोलर। देखो ध्यान रखो, अगर तुम्हारी जितना जो भी तुम्हारी सोयल अगर वो कोर्सर होगी, कोर्स होगी, ठीक है, तो उसके अंदर तुम्हें वाइब्रेशन की जरूरत पड़ती है, और जितनी ज्यादा फाइन होगी, चिपचिपी होगी ना, उसको तुम ना वाइब्रेशन कर ही नहीं सकते कि यार तुम यूँ बताओ, मैंने कले दिखाई थी उसके अंदर वाइब्रेटर कैसे डाल दोगे, डाल ही नहीं सकते। ठीक है, वो वाइब्रेशन से सेटल होएगी नहीं, वो कॉम्पैक्ट होएगी नहीं, उसके लिए ना हमें दबाना पड़ेगा। मैं कले को दबाऊंगा जब कॉम्पैक्ट होएगी, तो दबाने वाला सिस्टम किस में होता है, और कले क्या होती है, कले होती है कोहेसिव। कोहेसिव मतलब आपस में चिपकी हुई। ठीक है, तो जितनी ज्यादा कोहेसिव उसको हम वाइब्रेशन से कर ही नहीं सकते, उसको हम दबाना ही पड़ेगा। तो देखो पेनोमेटिक रोलर हो गया, स्मूथ व्हील्ड रोलर हो गया, सीप फुट हो गया, वाइब्रेटरी हो गया। देखो वाइब्रेटरी मतलब वाइब्रेशन किसे करना पड़ेगा, जो सैंडी सोयल हो या तुम्हारी नो कोहिजन लेस सोयल हो। सैंडी सोयल का मतलब जिसमें कोहिजन नहीं होता। ठीक है, तो कोहिजन किस में नहीं होगा, कोहिजन लेस सोयल में, तो डी का हो गया तुम्हारा 3। सीप फुट रोलर, याद रखो सी फुट रोलर का मतलब है कि ये जो तुम्हारे रोलर होते हैं ना, रोलर इस तरीके का ऐसे रोलर रहेगा, रोलर उस पे ना इस तरीके से फुट भी निकले रहेंगे, तुमने देखा हो तो। ठीक है, और ऐसे ऐसे घूमता है ये फिर, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट करता है। तो ये वाला रोलर किसके लिए काम आता है, कले वगैरह होती है ना, ज्यादातर ये उन चीजों में ज्यादा काम आता है। तो तुम्हारा सी फुट रोलर हो गया प्लास्टिक सोयल ऑफ मॉडरेट कोहेजन, इसके लिए। ठीक है,
स्मूथ व्हील रोलर किस चीज़ के लिए आएगा? स्मूथ व्हील का मतलब बिल्कुल चपटा, ये सीप फुट नहीं होते, ये हत्थे नहीं, दांत नहीं निकले होते, दांत निकले होते सीप फुट के अंदर, ठीक है। तो दांते नहीं होते जिसमें, वो क्या होया करे, वो स्मूथ व्हील रोलर होता है। और वो किसके लिए होता है? सिंपल देखो, सिल्टी क्ले के लिए तो नहीं होगा, लो प्लास्टिसिटी के लिए, ये होगा कोहेसिव ग्रैनुलर सॉइल के लिए होगा, ठीक है। और तुम्हारा पेनोमेटिक रोलर हो गया, ये लो प्लास्टिसिटी सिल्ट के लिए होता है, पेनोमेटिक टाइप रोलर। और ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट अपने पास मशीनरी है जो कॉम्पैक्शन की, ये हर बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा चीज़ किसके लिए काम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज सुटेबल फॉर सोयल सीमेंट स्टेबलाइज्ड रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे बता दो कौन सा रोलर, कमेंट मार दो फटाफट, कौन सा रोलर यूज होता है। मुझे पता था तुम इसी क्वेश्चन में फंस जाओगे और तुम कह दोगे यहाँ पे स्मूथ व्हील रोलर या सी फुट रोलर, तुम सोच रहे होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने कहा है सोयल सीमेंट स्टेबलाइज्ड रोड का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा यहाँ वाइब्रेटरी रोलर यूज होएगा, सोयल सीमेंट स्टेबलाइज्ड कह दिया, इसकी वजह से यहाँ पे वाइब्रेटरी रोलर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर रोलर की तरफ जाते हैं, पर यहाँ वाइब्रेटर रोलर यूज होता है, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, द फील्ड डेंसिटी एंड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सोयल कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो इसमें पूछ रहा है कि फील्ड डेंसिटी और तुम्हारा मॉइस्चर कंटेंट कैसे डिटरमाइन होता है। तो एक बात समझो, तो तुम्हारी ना पता है क्या, डेंसिटी बड़ी रिलेटेड है तुम्हारी कॉम्पैक्शन से। तो डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं फील्ड वगैरह पे, तो एक होता है देखो कोर कटर मेथड होता है एक तुम्हारा डेंसिटी के लिए, ठीक है, कोर कटर मेथड। एक होता है तुम्हारा रेडिएशन मेथड, एक होता है तुम्हारा पेनिट्रेशन मेथड। तो ये तुम्हारे कुछ मेथड है जो बल्क डेंसिटी या ड्राई डेंसिटी निकालने के काम आते हैं तुम्हारे, ठीक है। और फिर इन्होंने पूछा हुआ है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सोयल। तो मॉइस्चर कंटेंट कौन सा बताता है? मॉइस्चर कंटेंट बताता है देखो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ये मॉइस्चर या ओवन ड्राई मेथड, ये सब तुम्हारे मॉइस्चर कंटेंट के मेथड होते हैं, ये तुमने पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे से। तो इसके अंदर क्या क्या हो जाता है, इसमें पूछा है फील्ड डेंसिटी, तो कोर कटर हो गया, सैंड हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, ये तो कॉम्पैक्शन वगैरह के हो गए, ये चीज़ यहाँ रिलेटेड नहीं है। तो ये कोर कटर हो जाता है एक तुम्हारा डेंसिटी के लिए, और तुम्हारा मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सोयल हो गया तुम्हारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। तो 1 और 2 ऑप्शन ठीक है, तो इसका 1 और 2 ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे इन्होंने कहा गया है फॉर अ स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट डन ऑन सोयल द मास ऑफ हैमर एंड द ड्रॉप ऑफ द हैमर आर। हैमर का वजन कितना है और जो हैमर गिर रहा था उसकी हाइट क्या, ये पूछा हुआ किसके लिए, स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए। और मैंने तुम्हें बताया था, बताओ क्या था, तो 2.6 तो kg था, ये तो ठीक है। फिर उसके बाद बताओ फॉल कितना था, मेरे ख्याल से 310 था, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आ जाता है बी, ठीक है। तो दोस्तों अपना ये कॉम्पैक्शन का भी सिस्टम ख़त्म हो चुका है, और अपनी उम्मीद करता हूँ अपनी ना, पता है क्या करना, तैयारी बढ़िया रखो यार। देखो एक बात ध्यान से समझ लो, तैयारी कैसे बढ़िया करोगे, यहाँ से पढ़ लिया, मेरे से पढ़ लिया, तो अब क्या करना है, मेन काम है SSC JE की PYQ आती है, ठीक है, क्या आती है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी की भी ले लो भाई, PYQ लेनी है तुम्हें। अब वो PYQ लोगे, उसमें से पढ़ो, उसमें से क्वेश्चन लगाओ, ये मैंने करा दिए, कराने के बाद तुम्हारा काम क्या है, वो क्वेश्चन लगा लो। जब मैं चैप्टर कराए जा रहा हूँ गधा गधी, इसमें क्वेश्चन लगा लो तुम, 20 30 40 क्वेश्चन मिलेंगे एक चैप्टर में, रोज के 50-60 क्वेश्चन ला दो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं आता, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन कराने लग रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन तो ऐसे तुम्हारे SSC JE के लेवल से ऊपर के क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। JE वेई के लेवल से बहुत ऊपर है, ये AE वगैरह के लेवल के क्वेश्चन है, AE SDO के लेवल के। तो तुम यूँ लगा लो SSC JE का आराम से कर पाओगे। तो एक बार क्वेश्चन जरूर लगाते रहो, इसके साथ साथ तुम्हें आधा घंटा लगेगा क्वेश्चन लगाने में, वीडियो देखने की, वीडियो एक 1.5 घंटे की वीडियो रहती है लगभग, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ बढ़िया तैयारी चल रही होगी तुम्हारी, और तगड़ी तैयारी करो, खींच 2 मीटर, ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं देना कहीं भी, कर दो। जय बाबा की भाई, राम राम।